सारे प्रतिभावान लोग हैं, चाहे वो बामन मेश्राम जी हों, प्रतिभा के धनी हैं, कम प्रतिभा नहीं है, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, प्रतिभा है जभी तो इतने लोगों को पीछे ले लिया आपने जो है। भानु प्रताप सिंह हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम हो, ये जितने भी तमाम नेता आपको दिखाई देते हैं, इनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत प्रतिभावान लोग हैं, लेकिन इन सब ने अपनी प्रतिभा केवल और केवल अपने निजी स्वार्थों में लगाई हुई है, इसीलिए आपका सामाजिक आंदोलन जो सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन हर किसी के आगे जब 1000 लोग खड़े हो जाते हैं मंच के आगे जो है, तो वह नेता ये सोचने लगता है कि मेरे अंदर बहुत दम है, मैं हीरो हूँ, इसीलिए ये लोग जो है मुझे सुन रहे हैं, मुझ पे विश्वास कर रहे हैं। जिसका यूट्यूब पर जो है मिलियंस में वीडियो चल जाता है, तो वो सोचता है कि हाँ, मेरे अंदर लीडरशिप है, मैं बहुत दमदार बात कर रहा हूँ। आप महाराज बात दमदार नहीं कह रहे हैं, आप जो है लुभावनी बातें कर रहे हैं। जो सामने 1000 लोग खड़े हैं, वो आम लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, विद्वान नहीं हैं। वे लोग जो हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट में फंसे हुए लोग हैं। वो भीड़ है एक तरह से, हम ये कह सकते हैं। अगर ऋतु करती है तो वहां चले जाते हैं, महमूद प्राचा करते हैं वहां चले जाते हैं, आप कर रहे हो तो आपके पीछे आ जाएंगे। अगर ऋतु जो है जोर जोर चिल्ला चिल्ला के पुलिस वालों को गाली देगी, तो ये समाज बड़ा अच्छा कहेगा, अरे क्या लेडी है, क्या भीम शेरनी है। जो भी मंच के माध्यम से जय भीम बोलता है, उस पर विश्वास कर लेता है। जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है, उस पर विश्वास कर लेता है। जो 22 प्रतिज्ञाएं बोल देता है, उस पर विश्वास कर लेता है। जो बहन जी का गुणगान कर लेता है, उस पर विश्वास कर लेता है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम ले लेता है, उस पर विश्वास कर लेता है। तो ये जो है तरीका है बहुजन समाज का कि विश्वास करने का, कि किस पे विश्वास। बार बार कहता हूँ कि ये इतना मासूम समाज है, इतना समर्पित समाज है कि अगर किसी ने भी, और मैंने एक स्टेटमेंट कहता हूँ कि अगर गधे के सर पे भी लिख दो आप ना जय भीम, तो ये उसको भी जो है जय भीम उसके पीछे पीछे चलते लग जाएगा। ये समाज की आज जो है दशा है। अगर यही जो परिवारवाद की जो बात कर रहे हैं हम जो है, अगर यही परिवारवाद कांग्रेस करती है, यही परिवारवाद जो है भारतीय जनता पार्टी करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको जो है, क्योंकि वहाँ अंधभक्ति है, वहाँ उनके पास प्रलोभन है, वहाँ उनके पास बहुत कुछ है। लेकिन यही चीज़ें जो हैं, अगर जरा सी भी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बार कहते थे, उन्होंने कहा एक बार जो है कि ये जो नेहरू, गांधी और पटेल जो हैं, मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ मैं, ये लोग मेरे चरित्र के कारण डरते हैं मुझसे जो है। तो जो नैतिक चरित्र था, उसकी वजह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ये कभी भी चैलेंज नहीं कर पाए। तो यही चरित्र जो है मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने अपने भीतर पैदा किया, और यही चरित्र जो है उन्होंने चाहा कि जो भी लीडरशिप तैयार होगी इस पार्टी के तहत जो है, उसके पास भी यही नैतिक चरित्र होना चाहिए, ताकि जब हमारे नेता नैतिक रूप से चरित्रवान होंगे, तो ना तो वो कभी किसी से डरेंगे, ना किसी से बिकेंगे, ना किसी से जो है वो खरीदारी उनकी होगी। मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने एक कैडर तैयार किया, और उस कैडर को जो है जनता के बीच लेकर गए और उनको बताने का काम किया। और जब उन्होंने वो कैडर जो है जनता को बताया, तो उनको जो है कोई भी घोषणा पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी उन्होंने घोषणा पत्र नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने उस जनता को जो है उस मिशन मूवमेंट के तहत जो है उस कैडर के जरिए जो है तैयार कर। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मुझे बहुजन समाज पार्टी में कोई महिला चेहरा बताइए जो सशक्त नेतृत्व के रूप में जो है तैयार किया गया हो पार्टी के द्वारा। नहीं, बहन जी है ना सर, जब बहन जी है हमारे सामने सबसे बड़ा चेहरा, अगर हम उनको नेता के तौर पे मानते हैं, और तमाम कई सांसद रही हैं, विधायक रही हैं, एक से बढ़कर एक, ऐसी बात नहीं है। नीलम जी, बहन जी को किसने तैयार किया? बहन जी को सामान्यवर काशीराम जी ने तैयार किया। और बहन जी ने किसको तैयार किया? बहन जी ने बहुत सारी जो रिजर्व सीटें होती है, किसी भी मंच से आपने जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, जिनसे कि मानवता का कल्याण हुआ या जिनसे मानवता का कल्याण हो सकता है, उनका प्रचार करते हुए आपने उनको नहीं देखा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तो छोड़िए, आप जो है, मैं कहता हूँ कि जो बौद्ध भिक्खु हैं, उनको भी आज आप जो है मंच के माध्यम से कह लीजिए या कैसे भी कह लीजिए, उनको भी धर्म का प्रचार करते हुए आप नहीं सुनती होंगी। लेकिन सर ये नहीं लगता कि 2000। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, 2024 के चुनाव सर पर हैं। चारों तरफ 2024 के चुनावों को लेकर गर्मा गर्मी शुरू हो गई है, और तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता रहे और बड़े ही दबंग तरीके से पाखंडवाद पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन इसी बीच हमने देखा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र देकर अब एक नई पार्टी बनाने की तरफ रुख कर लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी एक राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय शोषित पार्टी। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानना चाहूंगी कि जब 2024 के चुनाव सर पर है, ज्यादा समय नहीं बचा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियां कर
कर रही हैं, इसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान या इस तरह का फैसला किस दिशा में लेकर जाएगा? सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए नीलम जी, जो अभी भारत की राजनीति में चल रहा है और जिस तरह से जो मोदी जी के जो कट्टर दुश्मन थे, वे अब मोदी जी के साथ आने का काम कर रहे हैं। तो इसी दिशा में मुझे ये बढ़ते हुए कदम नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए था, क्योंकि ज़मीन पर तो काम नहीं है। जी। ज़मीन पर तो जो काम होना चाहिए था, जो आंदोलन होने चाहिए थे, जनता के लिए जो आंदोलन होने चाहिए थे, वे आंदोलन तो कहीं पर भी हुए नहीं हैं। जो भारत की मुख्य लड़ाई है, जैसे जातिवाद की लड़ाई है, जातिवाद के ऊपर जो है कोई मुख्य आंदोलन जो है भारत के अंदर जो विपक्ष है उसने नहीं किया है कि जातिवाद को ख़त्म करना है, इस तरह कोई आंदोलन नहीं किया है। दूसरा, रोज़गार के ऊपर जो है कोई आंदोलन अब तक जो है विपक्ष ने नहीं किया है कि रोज़गार जो है सरकार नहीं दे पा रही है और रोज़गार के लिए क्या स्कीम लेकर आ सकता है विपक्ष जो है, तो ऐसा कोई आंदोलन नहीं है। लेकिन विपक्ष संगठित भी नहीं है और विपक्ष ने कोई इतना बड़ा आंदोलन भी नहीं किया है। 1-2 आंदोलन को छोड़ दें, जैसे किसान आंदोलन आंदोलन हुआ, लेकिन किसान आंदोलन के बाद हमने देखा कि उस किसान आंदोलन का जो कि सत्ता के विरोध में जाना चाहिए था। जिस तरह से किसानों को प्रताड़ित जी। किया गया, 1 साल तक किसान जो है रोड पर जमे रहे, सारे जितने भी बॉर्डर्स हैं वहाँ पर, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में। तो जनता के भीतर जो भावना पनपनी चाहिए थी कि ये जो गवर्नमेंट है, ये किसान विरोधी है, ये जन विरोधी है, तो वो सब भी मैसेज जो है जनता के भीतर नहीं गया। और जो ये सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, वो जो उसका मंसूबा है, जो उसकी रणनीति है, एक ही रणनीति है, वो है राम मंदिर और धर्म की राजनीति। तो उस पर लगातार जो है वह कामयाब होती नज़र आ रही है। यही किसान जो 1 साल तक प्रताड़ित किए गए, इन्हीं किसानों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जिताने का काम किया। अब जो आंदोलन अगर दिखाई दे रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही आंदोलन बड़े पैमाने पर दिखाई दिया, वो दिखाई दिया ईवीएम का। इससे पहले भी आंदोलन चलता रहा, फुसफुसाहट चलती रही, कहीं न कहीं से किसी न किसी गलियारे से आवाज़ आती रही कि हाँ, ईवीएम जो है हमारे वोट को खा रही है, ईवीएम की वजह से हम जीत नहीं पा रहे हैं। जी। तो वो चलती रहती है, लेकिन अभी जो है ठीक 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले जो है एक ये आंदोलन जो है थोड़ा-सा इसमें तेज़ी दिखाई दी, उभर कर आया। अब कुल मिलाकर यही कहना ठीक रहेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने 2024 के लिए जो उसकी जीत के लिए जो पृष्ठभूमि उसे तैयार करनी थी, वह उसने तैयार कर ली है। जिन लोगों को वो डरा सकती थी, उनको डराकर अपने पक्ष में कर लिया है, अपने साथ में ले लिया है। जिनको वो खरीद सकती थी, उनको खरीद कर अपने पक्ष में ले लिया है और जिनको वो डरा नहीं सकती थी, जिनको खरीद नहीं सकती थी, तो उनको कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से जो है उन्होंने विखंडित कर दिया है। अभी जो आप कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो पार्टी की घोषणा की है, तो ये समझ से बाहर फैसला है कि एकदम से आप 2024 के चुनाव आपके सर पर हैं, अभी आपका फरवरी चल रहा है और मेरे ख्याल से मई में चुनाव हो जाने अप्रैल में। चाहिए, अप्रैल-मई में चुनाव हो जाने जी। चाहिए। तो अप्रैल-मई में चुनाव हो जाने चाहिए, आप जनता के पास कब जाओगे? जनता को आप जो है अपनी पॉलिसी कब समझाओगे? और किस तरह से जो है जनता आपके ऊपर इतना जल्दी भरोसा लेकर आ जाएगी? लेकिन सर, आपको ये नहीं लग रहा कि जिस तरह से वो स्वतंत्र रूप से खुले तौर पर मतलब पाखंडवाद पर प्रहार कर रहे थे और जिस तरह से हिंदूवादी व्यवस्था के खिलाफ वो एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ रहे थे और लोग पसंद भी कर रहे थे, उनको बुला भी रहे थे, लेकिन जब कोई व्यक्ति पार्टी, वो भी राजनीतिक पार्टी का गठन करता है, तो कहीं न कहीं सीमित नहीं हो जाता? देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंचों के माध्यम से पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ बोलते थे, उसको बहुजन समाज ने 2 तरीके से देखा। एक तो उसने देखा कि ये जो है पाखंड और अंधविश्वास पर जो है प्रहार है, जो कि हिंदू धर्म के द्वारा जो जी। इस देश में पाखंड और अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, उस पे प्रहार कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और अभी मैं रतनलाल जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें कह रहे थे कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो ये भ्रांति है। बौद्ध धर्म का प्रचार जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी नहीं किया है। हाँ, बौद्ध धर्म के जो ऐतिहासिक पुरातात्विक जो इमारतें हैं या जो क्या नाम है, जो ईंट पत्थर या जो भी चीज़ें मिली हैं, अवशेष वगैरह जो हैं, उनके संरक्षण की बात उन्होंने कही है। उनके वापसी की उन्होंने बात कही है कि भाई हिंदुओं ने जो कब्जा कर रखा है वो वापस करो, जो मठ हैं उनकी वापसी की बात करिए। लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार इसे नहीं कायस्ता। ये ऐतिहासिक प्रचार है, इतिहास का प्रचार है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
कभी भी किसी भी मंच से आपने जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, जिनसे कि मानवता का कल्याण हुआ या जिनसे मानवता का कल्याण हो सकता है, उनका प्रचार करते हुए आपने उनको नहीं देखा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तो छोड़िए आप जो है, मैं कहता हूँ कि जो बौद्ध भिक्खु हैं, उनको भी आज आप जो है मंच के माध्यम से कह लीजिए या कैसे भी कह लीजिए, उनको भी धर्म का प्रचार करते हुए आप नहीं सुनती होंगी। लेकिन सर ये नहीं लगता कि 2024 के चुनाव है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बसपा किसी भी गठबंधन के साथ में नहीं गई है, स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी अपने दम पर, तो कहीं ना कहीं बसपा को कमजोर करने की रणनीति तो नहीं है ये? देखिए, जो व्यक्ति अपने आप को अपने ऊपर काम ना कर रहा हो, तो दूसरों को उसको कमज़ोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बसपा खुद से कमज़ोर हो रही है, क्योंकि बसपा ने जो है अपनी कोई लीडरशिप तैयार नहीं की है। आज अगर आप बसपा की लीडरशिप को अगर देखें, तो बसपा के पास लीडरशिप के नाम पर कुछ भी नहीं है, और जो लीडरशिप एक ही दिखाई देती है वो है बहन जी। और बहन जी का जो जितने भी चुनाव अब लड़े हैं 2007 के बाद में, वहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि पार्टी जो है मुँह के बल गिर रही है। तो इस तरह से ना तो नेतृत्व जो सक्षम हो रहा है, ना कोई नई लीडरशिप आ रही है, और जो नई लीडरशिप प्रोड्यूस की जा रही है, वो किस तरीके से प्रोड्यूस की जा रही है, या तो परिवारवाद का उस पे इफ़ेक्ट है, या फिर कहीं न कहीं धन वगैरह का उस पे इफ़ेक्ट दिखाई देता है। जो ज़मीनी स्तर से जो जिस तरीके से साहब मान्यवर कांशीराम जी जनता के बीच में गए, और जनता के बीच में से जहाँ गए वहाँ से उन्होंने लीडरशिप तैयार की, लीडर्स तैयार किए। लेकिन सर अभी जिस तरह से आपने बात करी कि परिवारवाद की, अगर हम देखें तमाम पार्टियां हैं उनमें भी कहीं ना कहीं परिवारवाद होता है। और बहन जी ने जिन जिन लोगों पर भरोसा किया, जिन जिन लोगों को नेता बनाया, चाहे वो साहब काशीराम जी के नेतृत्व में रहे और बहन जी के नेतृत्व में रहे, हमने देखा है कि अक्सर वो जब टिकट नहीं मिलता या कुछ ऐसी अनबन हो जाती है तो पार्टी छोड़कर निकल जाते हैं। और अभी वर्तमान में भी जिस तरह से जो संगीता जी हैं, संगीता वर्मा जी जो कि सांसद हैं, अभी अंदरूनी खबरें मिल रही हैं कि वो भी भाजपा की तरफ रुख कर रही हैं। तो इसमें बहन जी की कहाँ गलती है? बहन जी तो पूरा मौका देती हैं, उनको राज्यसभा तक सांसद बनाकर भेजती हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में भी चुनाव लड़ाती है, तमाम तरह की मतलब सुख सुविधाएं मुहैया उन्हें कराती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का मोह भंग हो जाता है। तो नीलम जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मुझे बहुजन समाज पार्टी में कोई महिला चेहरा बताइए जो सशक्त नेतृत्व के रूप में जो है तैयार किया गया हो पार्टी के द्वारा। नहीं, बहन जी है ना सर, जब बहन जी है हमारे सामने सबसे बड़ा चेहरा, अगर हम उनको बहन नेता जी के को तौर पे मानते हैं, और तमाम कई सांसद रही हैं, विधायक रही हैं, एक से बढ़कर एक, ऐसी बात नहीं है। नीलम जी, बहन जी को किसने तैयार किया? बहन जी को साहब मान्यवर काशीराम जी ने तैयार किया। और बहन जी ने किसको तैयार किया? बहन जी ने बहुत सारी जो रिजर्व सीटें होती हैं, आरक्षित महिला नहीं, सीटें होती हैं, वो सभी लड़ती मैं हैं। आपसे नाम पूछ रहा हूँ, नाम बताइए। सर उसमें गट्स भी तो होने चाहिए, पर्सनल गट्स होने चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो समाज का जो मिशन मूवमेंट है, राजनीति छोड़ दीजिए आप जो है, समाज के लिए जो ज़मीनी स्तर पर कितनी महिलाएँ काम कर रही हैं जिनको आप जानती हैं? भारत देश में काफ़ी महिलाएँ हैं, अगर मैं टिप्स पे बात करूँ तो मुश्किल से 10-20 महिलाएँ ऐसी होंगी, मैं काफ़ी कह रही हूँ, ये भी बहुत मतलब बड़ी बात है। कहने का मतलब ये है नीलम जी आपका कि 10-20 महिलाएँ जो हैं आपके टिप्स पर हैं, जो कि सामाजिक आंदोलन कर रही हैं, जा जाकर जो है मंच पर जा जाकर लोगों को अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ जगाती हैं। जी। मैं भी यहाँ पे किसी का नाम लेकर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन 10-20 महिलाएँ जो कम से कम ऐसी हैं बहुजन समाज की, जो कि टिप्स पे हैं, जो कि बहुत प्रखर वक्ता हैं, बहुत विद्वान हैं, तो क्या उनको जो है कभी बहन जी ने अपने पास बुलाकर उनसे पूछा कि भई आप जो है इतना बढ़िया सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, तो आप जो है इस राजनीतिक मूवमेंट का भी हिस्सा बनिए और समाज के पार्टी के साथ जुड़कर जो है ये सामाजिक आंदोलन चलाइए। क्योंकि ये जो सामाजिक आंदोलन आप कर रहे हैं, तो इसका जो परिणति है, वो राजनीति में होनी चाहिए। तो ऐसा कभी आपने सुना है कि बहन जी ने किसी ऐसी महिला को बुलाया हो, या फिर महिला को बहन जी ने खुद ना बुलाया हो, किसी अपने पदाधिकारी से बुलवाकर जो है उसको पेशकश की हो, कभी आपने सुना है क्या? लेकिन सर हम देख रहे हैं बसपा में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, ऐसी बात तो नहीं, हम इसको दरकिनार तो नहीं कर सकते। नीलम जी, प्रतिनिधित्व के तौर पर जो है सीमा कुशवाहा जी को पिछले चुनाव में बुलाया गया, जी। उतारा गया, लेकिन क्या काम था सीमा कुशवाहा जी का? प्रवक्ता के तौर पे। सीमा कुशवाहा जी। जी सीधे जो है हेलीकॉप्टर से लैंड हुई, जैसे कि अन्य पार्टियाँ करती हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है। तो बुराई क्या है सर, जब दूसरी पार्टी कर रही है तो बिल्कुल, बसपा कर रही है, तो उसमें बुराई क्या है? हाँ, वो बुराई समझने वाली बात है कि बुराई क्या है। परिवारवाद दूसरी पार्टियाँ भी कर रही हैं, बहुजन समाज पार्टी करती है, तो बुराई क्या है? दूसरी पार्टियाँ भी जो है नेता को हेलीकॉप्टर से और रॉकेट से जो है उसको लैंड कराते हैं, तो बसपा करती है तो बुराई क्या है? ये बुराई को समझना बहुत ज़रूरी है कि बुराई क्या है। तो नीलम जी, इस बात को बहुजन समाज के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुजन समाज जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट करना चाहता है। सीमा कुशवाहा जी जो है पार्टी में आई, तो निसंदेह उनका स्वागत किया जाना चाहिए था, क्योंकि एक पब्लिक फेस थी,
लेकिन इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि भारत की जनता जो है बहुजन समाज पार्टी को यूं ही वोट नहीं देती है कि आप सन्नी देओल को ले आओ, आप जो है सीमा कुशवाहा को ले आओ, आप जो है किसी और को ले आओ, ऐसे पब्लिक चेहरे को जो है और उसको वोट दे देगी। क्योंकि भारत की जनता जो है जब केजरीवाल की बारी आती है तो दलित समाज के लोग जो हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज के हों, चाहे जाटव समाज के हों, ये सारे लोग जो हैं जहाँ बसपा को वोट दे रहे थे वहाँ से हट के तुरंत वहाँ चले जाते हैं मुद्दों के आधार पर। लेकिन वहीं पर यही मुद्दे जो हैं अगर बहुजन समाज पार्टी लेकर आए इनके बीच में, तो इनका वोट जो है उस पार्टी के लिए नहीं आ पाता। तो इस पार्टी के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि ज़मीनी स्तर पर जो है काम किया जाए। अब जो ज़मीनी स्तर पर क्या काम करना है? ज़मीनी स्तर पर मान्यवर साहेब कांसी राम जी ने एक कैडर तैयार किया और उस कैडर को जो है जनता के बीच लेकर गए और उनको बताने का काम किया। और जब उन्होंने वो कैडर जो है जनता को बताया तो उनको जो है कोई भी घोषणा पत्र देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी उन्होंने घोषणा पत्र नहीं दिया क्योंकि उन्होंने उस जनता को जो है उस मिशन मूवमेंट के तहत जो है उस कैडर के ज़रिए जो है तैयार कर लिया था। तो ये जो मूवमेंट है ये है बहुजन समाज पार्टी का और इसी तरह की राजनीति जो है बहुजन समाज पार्टी करेगी तभी वो कामयाब हो सकती है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लिए वो हवाई राजनीति जो है कभी भी नहीं हो सकती है। एक बार हुई 2007 में, उसके बाद आप देखें कि आज क्या चल रहा है। आज जो है आपसे आम वोटर पूछता है, सवाल करता है, लेकिन उसके सवालों के जवाब जो है आपके पास नहीं है। अगर यही जो परिवारवाद की जो बात कर रहे हैं हम जो है, अगर यही परिवारवाद कांग्रेस करती है, यही परिवारवाद जो है भारतीय जनता पार्टी करती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको जो है, क्योंकि वहाँ अंधभक्ति है, वहाँ उनके पास प्रलोभन है, वहाँ उनके पास बहुत कुछ है। लेकिन यही चीज़ें जो हैं अगर ज़रा-सी भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बार कहते थे, उन्होंने कहा एक बार जो है कि ये जो नेहरू, गांधी और पटेल जो हैं, मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ मैं। ये लोग मेरे चरित्र के कारण डरते हैं मुझसे जो है। तो जो नैतिक चरित्र था, उसकी वजह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ये कभी भी चैलेंज नहीं कर पाए। तो यही चरित्र जो है मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने अपने भीतर पैदा किया और यही चरित्र जो है उन्होंने चाहा कि जो भी लीडरशिप तैयार होगी इस पार्टी के तहत जो है, उसके पास भी यही नैतिक चरित्र होना चाहिए। ताकि जब हमारे नेता नैतिक रूप से चरित्रवान होंगे, तो ना तो वो कभी किसी से डरेंगे, ना किसी से बिकेंगे। आपने देखा कि महाराष्ट्र में शिवसेना का वजूद ही खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? कैसे डर गए? कैसे बिक गए? किस प्रलोभन में चले गए? तो ये बातें जो हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि बहुजन समाज के ऊपर जो है लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इस समाज का जो आम जो वर्ग है उसको जो है लगातार जो है शोषित किया जा रहा है, उसका दमन किया जा रहा है। लेकिन सर आपको लगता नहीं कि समय के साथ में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और बदलनी भी चाहिए क्योंकि ये समय की डिमांड है। आप बात करें साहब मान्यवर काशीराम जी के समय की, साहब मान्यवर काशीराम जी साइकिल पर चल-चल के यात्रा करते थे, लेकिन आज दौर हवाई जहाज़ का है। जब हमारे पास में समय बच रहा है और हमें बहुत बड़े जनसमूह से संपर्क स्थापित करने का मौका मिल रहा है, तो हमें वो क्यों नहीं करना चाहिए? और ख़ासकर जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं, अभी आपने भी करी जिस तरह से, तो मैं यहाँ पर बता दूँ यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य वो किसकी देन है सर? उनको भी तो नेता बनाने वाली तो बहुजन समाज पार्टी थी, तो फिर उनको आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वो अपनी पार्टी नीलम बना रहे हैं? जी, उनको नेता बनाने वाली जो है बहुजन समाज पार्टी और उसका नेतृत्व करने वाले थे मान्यवर साहब कांसीराम जी। बहन जी नहीं थी। बहन जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नेता नहीं बनाया। बहन जी ने किसी को भी नेता नहीं बनाया। बल्कि जो नेता बना, जो अपने दम पे नेता बना, वो तो पार्टी में रहा ही नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। मैं भी बहुजन समाज पार्टी का वोटर हूँ और मैंने खुद जो है लोकसभा प्रभारी पद पर रहकर काम किया है बहुजन समाज पार्टी के में। और पार्टी ने मुझे नहीं बुलाया कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है एडवोकेट है, कुछ कर भी रहा है तो उसको बुला लिया जाए। नहीं, पार्टी ने कभी नहीं बुलाया। मैंने 3 बार जाकर जो है सर पटका ऑफ़िस में जाके जो है कि साहब मुझे काम करना है, बताइए मैं कुछ काम आपसे सीख कर जो है करना चाहता हूँ। तो ना तो कभी किसी ने कुछ काम सिखाया। लेकिन सर यहाँ पर जो गलतियाँ वो पदाधिकारियों की है ना, आप बहन जी को टारगेट कर रहे हैं, मैं तो वो बात कर रही हूँ। अब बहन जी को जो रिपोर्टिंग पदाधिकारी देंगे, बहन जी तो उसी पे बिलीव करेगी ना। अब बहन जी ये तो नहीं कि एक-एक घर जाएँगे, एक-एक व्यक्ति से मुलाकात करेंगी। अगर हम इसी पर बात करें तो अन्य पार्टियाँ, चाहे मैं भाजपा की बात करूँ, कांग्रेस की बात, क्या इनके नेता घर-घर जाकर पूछते हैं? नीलम जी बात ठीक है, पदाधिकारियों की गलती है। पदाधिकारी जो है घर जाकर जो है जो क्या नाम है आपकी योग्यता है, समाज का जो प्रतिभा है, उसको पूछते नहीं है, उसको मौका नहीं देते, बात ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जो है धम्मपद संघ बनाया और धम्मपद संघ में एक फाइनेंस डिवीज़न बनाया, जो कि आपकी वित्त व्यवस्था को देखता है। अब हमने जो है वित्त व्यवस्था के लिए कुछ योजना बनाई। अगर उस योजना के अनुरूप हमने जितनी अपेक्षा की है कि भई हर महीने इतना धन आना चाहिए जी। संघ को चलाने के लिए और अगर किसी महीने में जो है वह धन नहीं आता है, कम रह आता है, तो क्या मैं समीक्षा नहीं करूँगा इस बात की, संघ जो है समीक्षा नहीं करेगा इस बात की
कि भाई धन कहाँ पे कम रह गया, किस हमारे पदाधिकारी ने, किस कार्यकर्ता ने अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, उसने क्यों निर्वहन नहीं किया। क्या ये जो संघ है उसकी ये ड्यूटी नहीं बनती है? अगर संघ जो है उसको इग्नोर कर देगा कि चलो जो कुछ भी आ रहा है आने दो, ठीक है चलने दो, तो मैं ये कहता हूँ कि वो संघ जो है अपनी फाइनेंस सिस्टम को लूज़ कर बैठेगा, खो बैठेगा, और वह संघ जो है जल्दी ही टूट जाएगा। तो इसी प्रकार से जो पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, लेकिन क्या बहन जी को पार्टी का ग्राफ नीचे गिर रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्या बहन जी को उनके सामने कौन किस तरह से बात करता है ये दिखाई नहीं देता क्या? क्या बहन जी को ये दिखाई नहीं देता कि कौन सा व्यक्ति चापलूसी कर रहा है, कौन सा व्यक्ति जो है पार्टी के हित में बात कर रहा है? लेकिन सर मेरा सवाल शुरू में भी वही था और अब भी मैं यही कहूंगी, 2024 के ठीक चुनाव से पहले आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कि वो पार्टी का गठन करे? सवाल मेरा ये था, कहीं ना कहीं ये बसपा पार्टी को नुकसान पहुंचाने का तो षड्यंत्र नहीं है सर? मेरा सवाल ये है। नहीं, पहली बात तो ये है नीलम जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कि मान्यवर साहब कांसीराम जी के द्वारा तैयार किए गए नेता हैं और बसपा के प्रति कहीं न कहीं कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं, तो वो पहली बात तो बसपा को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, क्योंकि अगर बसपा जो है अपना मिशन मूवमेंट पे काम कर रही है नहीं तो ऐसे तो सर सभी कहते हैं, वामन मेश्राम जी भी कहते थे, चंद्रशेखर जी भी कह रहे हैं और भी तमाम जो बहुजन समाज के नेता निकल कर आए हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि इन लेकिन लोगों नीलम को जी संगठित होकर काम जी लेकिन नीलम जी अगर समाजवादी पार्टी से भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी लड़ेंगे, तब भी तो वो बसपा के साथ मत लड़ रहे ना, लड़ तो उनके खिलाफ ही रहे हैं, तो वो तो नुकसान है ही है। उस लेकिन नुकसान अब की तो बात भूल औरों को भी जाइए। लड़ाएंगे ना सर, जब तो वो अकेले एक ही लड़ते हैं, लेकिन अब तो वो औरों को भी लड़ाएंगे क्योंकि पार्टी बना रहे हैं सर, और 22 तारीख को तालकटोरा में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। जी, इसी मिशन मूवमेंट की मैं हमेशा बात करता हूँ कि क्या मिशन मूवमेंट है, अभी कौन व्यक्ति जो है मंच के माध्यम से क्या बात बोल रहा है, उसकी दिशा क्या है। अभी लक्ष्मण यादव को मैं कई बार बोला है, लक्ष्मण यादव जी जब मंच से बोलते हैं तो दिशा साफ दिखाई देती है कि सपा के लिए वो उनकी दशा है, और बाद में क्लियर भी हो गई कि हाँ वो सपा के लिए काम करेंगे। तो बहुजन समाज, मैं बार बार कहता हूँ कि ये इतना मासूम समाज है, इतना समर्पित समाज है कि अगर किसी ने भी, और मैंने एक स्टेटमेंट कहता हूँ कि अगर गधे के सर पे भी लिख दो आप ना जय भीम, तो ये उसको भी जो है जय भीम उसके पीछे पीछे चलने लग जाएगा। ये समाज की आज जो है दशा है, ये समाज की हालत है, क्योंकि समाज के पास जो है एक सशक्त नेतृत्व नहीं आया है। समाज के पास जो है उसको सत्ता में कैसे पहुंचाया जाए, इस भारत में जो है कैसे जो है माहौल को अच्छा किया जाए, इसकी कोई सशक्त रणनीति अभी तक उसके पास नहीं आई है। जिसके अभाव में जो भी मंच के माध्यम से जय भीम बोलता है उस पे विश्वास कर लेता है, जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है उस पे विश्वास कर लेता है, जो 22 प्रतिज्ञाएं बोल देता है उस पे विश्वास कर लेता है, जो बहन जी का गुणगान कर लेता है उस पे विश्वास कर लेता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम ले लेता है उस पे विश्वास कर लेता है। तो ये जो है तरीका है बहुजन समाज का कि विश्वास करने का, कि किस पे विश्वास करना है। तो इसी तरह से नीलम जी, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिछले कई सालों से जो है, लगभग पिछले 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ बहुत तेज़ी से वो अंधविश्वास और पाखंड पे प्रहार कर रहे थे, प्रहार पे प्रहार करे जा रहे हैं और बिल्कुल खुलेआम प्रहार कर रहे हैं। तो जो वो प्रहार कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनमें विश्वास करने लगा है। उसी तरह जैसे लक्ष्मण यादव में विश्वास कर रहे हैं, जैसे कि रतन लाल जी में विश्वास कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो है एक नया और नेतृत्व खड़ा हो गया प्रोफेसर ऋतु के रूप में, प्राचार्य के रूप में, और एक और धड़ा खड़ा हो गया है, वो आपका जो है ईवीएम का जो धड़ा है भानु प्रताप जी के रूप में। तो ये सारे लोग जो हैं इस प्रलोभन में सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारे महापुरुषों ने जो है हमें क्या दिशा दिखाई है। लेकिन सर जो लोग ये ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से अभी आपने नाम बताया, अगर मैं भानु प्रताप जी की बात करूं उनकी भी अपनी पार्टी है, और अगर मैं वामन मेश्राम की बात करूं उनकी भी अपनी पार्टी है, चंद्रशेखर की बात करूं उनकी भी अपनी पार्टी है, और अभी जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तो आगाज़ कर ही दिया है, 22 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है तालगढ़। तो तमाम ये जो नेता हैं ये अपनी अपनी पार्टियों के तहत ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये तमाम नेता अपनी अपनी पार्टियों के तहत काम भी कर रहे हैं और जिस तरह से ईवीएम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इन्हें सफलता मिल पाएगी इस तरह से? क्योंकि चुनाव तो अकेले ही लड़ेंगे ना। देखिए, चुनाव में सफलता इनको मिल पाएगी, ये तो आप मेरे से अभी लिखवा लीजिए कि 100% नहीं मिलेगी, कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जो खुद ही गुमराह हैं, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना एक अलग बात है। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करते हुए ईवीएम के खिलाफ सफलता को हासिल कर लेना, और फिर जो सफलता हासिल हुई है आपको, क्या जनता आपको लीडर मान रही है? क्या आपके हाथ में लीडरशिप देने के लिए तैयार है? तब आप जो है कहीं देख पाते हैं सफलता। लेकिन हर किसी के आगे जब 1000 लोग खड़े हो जाते हैं मंच के आगे जो है, तो वह नेता ये सोचने लगता है कि मेरे अंदर बहुत दम है,
मैं हीरो हूँ, इसीलिए ये लोग जो है मुझे सुन रहे हैं, मुझ पे विश्वास कर रहे हैं। जिसका यूट्यूब पर जो है मिलियंस में वीडियो चल जाता है, तो वो सोचता है कि हाँ, मेरे अंदर लीडरशिप है, मैं बहुत दमदार बात कर रहा हूँ। बात तो दमदार कह रहे हैं आप महाराज, बात दमदार नहीं कह रहे हैं आप, जो है लुभावनी बातें कर रहे हैं। जो सामने 1000 लोग खड़े हैं, वो आम लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, विद्वान नहीं हैं। वे लोग जो हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट में फंसे हुए लोग हैं। वो भीड़ है, एक तरह से हम ये कह भीड़ सकते हैं। है। अगर रितु करती है तो वहां चले जाते हैं, महमूद प्राचा करते हैं बिल्कुल। वहां चले जाते हैं, आप कर रहे हो तो आपके पीछे आ जाएंगे। अगर रितु जो है जोर जोर चिल्ला चिल्ला के पुलिस वालों को गाली देगी, तो ये समाज बड़ा अच्छा कहेगा, अरे क्या लेडी है, क्या भीम शेरनी है, क्या शेरनी है। लेकिन वही ऋतु अगर जो है आराम से, प्यार से, समझदारी वाली बात करेगी, मिशन मूवमेंट की बात करेगी, नीतिगत फैसलों की बात करेगी, तो ये भीड़ उनको सुनने वाली नहीं है। धम्मपथ संघ जो है कितनी बारीकी से जो है लगातार काम कर रहा है, बताने का प्रयास कर रहा है। बताइए कितने लोग सुनने को तैयार हैं, कितने लोग धम्म पे आचरण करने को तैयार हैं। हम आचरण की बात भी नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ जो है कुछ प्रतीकों के चेंज करने की बात करते हैं। किसी जगह पर आप खड़े हो, जगह आपके लिए सूटेबल नहीं है, छोड़ दीजिए, आपके जहाँ सूटेबल जगह है वहाँ पे आने की बात करते हैं। बहुत मोटी-मोटी बातें नहीं समझ जी, में आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि भानु प्रताप जी जब बोलते हैं तो ऐसी बातें बोलते हैं जो उनको पसंद आती है। चलिए सर, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल बस यही रहेगा कि 2024 से पहले स्वामी प्रसाद जी का इस तरह से पार्टी बनाना, तो क्या संदेश देना चाहें खासकर देश के लोगों को? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुजन समाज में हर नेता निकल कर आ रहा है, हर व्यक्ति अपनी पार्टी बना रहा है और अपने आप को कहीं न कहीं एक लीडर के तौर पे प्रस्तुत कर रहा है। तो किस तरह से देखते हैं, क्या इस तरह से बहुजन समाज बिखर कर सत्ता हासिल कर पाएगा, या जो अपनी अस्मिता या मान-सम्मान की लड़ाई है, उसको जारी रख पाएगा? देखिए, मैं सिर्फ़ एक ही संदेश बहुजन समाज को देना चाहूँगा कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व हालाँकि आज जो है उतना सक्षम नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी अभी हमारे पास कोई दूसरा घर तैयार नहीं है। अभी हमारे पास कोई ऐसा दूसरा घर विश्वास करने लायक नहीं है कि अगर हमने इस घर को छोड़ दिया, उस पे विश्वास कर लिया, तो हमें वो धोखा नहीं देगा। जो भी हमें सामने लोग दिखाई दे रहे हैं, वो निजी स्वार्थों में लिप्त लोग दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अगर यही लोग सारे प्रतिभावान लोग हैं, चाहे वो बामन मेश्राम जी हों, प्रतिभा के धनी हैं, कम प्रतिभा नहीं है, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, प्रतिभा है जभी तो इतने लोगों को पीछे ले लिया आपने जो है। चाहे वो भानु प्रताप सिंह हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो राजेंद्रपाल गौतम हो, ये जितने भी तमाम नेता आपको दिखाई देते हैं, प्रोफेसर ऋतु हो, महमूद प्राचार हों, जितने भी आपको नेता दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत प्रतिभावान लोग हैं, लेकिन इन सब ने अपनी प्रतिभा केवल और केवल अपने निजी स्वार्थों में लगाई हुई है, इसीलिए आपका सामाजिक आंदोलन जो सफल नहीं हो पा रहा है। और यदि आपने अगर गलती से राजनीतिक तौर पर इनमें से किसी को भी विश्वास में अपना विश्वास पात्र बना लिया और उसको वोट कर दिया, तो आप जो है 100% जो है धोखा खाएँगे, क्योंकि इन्होंने जो है इनमें से किसी ने भी जिसने पार्टी बनाई है, उसने आपको यह बताने का काम नहीं किया है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर वो कौन-सा डिफेक्ट था जिसकी वजह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी जॉइन नहीं की, और उन्होंने जो है उस डिफेक्ट को कैसे दूर किया है और क्या उसके लिए ऐसी योजना बनाई है जिसके कारण कभी भी आगे भविष्य में जो है उनकी पार्टी में ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए जो है मेरे बहुजन समाज के लोगों, अभी जो थोड़ी बहुत आपको कमियां बेशक दिखाई दे रही होंगी बहुजन समाज पार्टी में, ये कमियां आपको जो दूसरी पार्टियों में भी दिखाई दे जाएंगी। ऐसी कोई कमी नहीं है जो आपको दूसरी पार्टी में दिखाई ना दे। जैसे परिवारवाद के तौर पे जो है आकाश आनंद जी आए हैं, ठीक है, वो एक लाजमी बनता ही है, हर किसी के अंदर इतना निजी स्वार्थ आ जाता है, नेतृत्व जिसके हाथ में होता है। लेकिन आप अगर एक वोटर हैं, तो आपको ये चुनाव करना है, क्योंकि आप अगर वोटर हैं तो आपको सिर्फ वोट देने का मामला चुनाव करना है कि मैं वोट किसे दूँ। तो आपको जो है कहीं और जाकर अगर आप वोट देंगे तो वोट बिखर जाएगा। अभी ये मौका है कि आप एक जगह वोट देकर कम से कम जो विरोधी है, जो इस समाज का विरोध कर रहा है, जो इस समाज पर अत्याचार करने की रणनीति तैयार कर रहा है, कम से कम उसको एक धमक मिल जाए कि ये लोग कम से कम इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हैं, इनके पास इतनी ताकत है। इसीलिए कम से कम मैं यही चाहूँगा नीलम जी, बेशक मैं कितनी भी आलोचना कर रहा हूँ, आलोचना करना मेरा अधिकार है, आलोचना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुधार चाहता हूँ। इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो ख़त्म कर दूँ या वो बिगड़ जाए या नष्ट हो जाए। जब कभी कुछ नया ऐसा सशक्त खड़ा होगा, तो वो अपने आप आ जाएगा सामने जो लोगों के। तो तब तक जो है आप धैर्यवान बनिए, सहनशील रहिए और वोट केवल और केवल जो है एक जगह डालिए, बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देने का अभी फ़िलहाल काम कीजिए।